हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। और फ्रेंड्स, हम इस चैनल पर एमए लेवल तक की ज्योग्राफी को कवर करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके सभी टेट एग्ज़ाम लाइक एचटेट, सीटेट, यूपी टेट और आरटेट को कवर करने के लिए। और फ्रेंड्स, ग्रेड 1 और नेट लेवल तक का सिलेबस हम इस चैनल पर करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इस चैनल पर हम जितना भी ज्योग्राफी का सिलेबस कवर करेंगे वो सारा का सारा सिलेबस हैंड रिटन नोट्स की हेल्प से होगा। और फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए, अगर आपने ये सारा का सारा सिलेबस दो दो तीन तीन बार भी आपने अगर ये वीडियो देख के रिपीट कर लिया ना, तो फ्रेंड्स आपका एक भी एग्ज़ाम नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने इन्हीं नोट्स को तैयार करके और इनकी हेल्प से ही अपने एचटेट, सीटेट और रीट एग्ज़ाम को क्रैक किया है। और फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी, जो कि हमारा एमए में जो फर्स्ट पेपर होता था ना, फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर जियोमॉर्फोलॉजी, हम उससे स्टार्ट करेंगे। और हम पूरे के पूरे 10 के 10 सब्जेक्ट कवर करेंगे। जो लास्ट जो हमारी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी होती थी वहाँ तक हम कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। तो हमारा जो ये जियोमॉर्फोलॉजी जो वर्ड है ना, ये ग्रीक लैंग्वेज से बना है, ठीक है, जिसमें हम जियो यानी कि अर्थ, जिसको हम हिंदी में पृथ्वी कहते हैं, मोर्फो यानी कि फॉर्म यानी कि रूप, और लॉजी को हम क्या कहेंगे, डिस्कोर्स या वर्णन करना। अर्थात पृथ्वी पर जितने भी स्थल रूप है ना, उन सभी का वर्णन करना क्या कहलाता है, जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, इसकी डेफिनेशन है, ग्लोब के सभी स्थल रूप, उच्चावच और उनका निर्माण करने वाले प्रक्रम और मानव का संबंध। यानी कि ग्लोब पर यानी कि पृथ्वी पर जितने भी स्थल रूप हैं, उच्चावच हैं, उनका निर्माण हुआ है जिन प्रक्रमों के द्वारा, उनका मनुष्य के साथ जो भी इंटर रिलेशन है उसी को ही हम जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। अच्छा, आगे है ये, इसमें 3 प्रकार के उच्चावचों को शामिल करते हैं। जो फर्स्ट प्रकार के हमारे जो उच्चावच है ना, उसमें हम शामिल करते हैं कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस को। और जो सेकंड है उसमें करते हैं हम माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स को। और जो थर्ड जो हमारे उच्चावच हैं थर्ड प्रकार के, वो सारे के सारे वाटर से रिलेटेड होते हैं, जिसमें हम रिवर्स, ग्लेशियर्स, लेक और जो हमारा सी वाटर होता है और जो ग्राउंड वाटर होता है इसको शामिल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे जो हमने जो ये एक टर्म लिखी है गायोट, ये जो होता है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है फ्रेंड्स। ये जब मैंने अपना जो इसका एस्टेट का एग्ज़ाम दिया था ना, उस टाइम पे भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप ये देखिए, यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन से कवर करते हैं। ये क्या, जैसे हमने है ना, हमें ये तो पता है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जैसे कि माउंटेन पर्वत है, रॉकीज़ है, एल्पस है, ये सभी पर्वत हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो हमारी अर्थ के अतिरिक्त जो हमारे ओशियंस है ना, उनमें भी जो बहुत ही गहराई में जो ऊंचे ऊंचे पर्वत मिलते हैं ना, उनको हम गायोट्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक जो ये है प्रोफेसर थॉर्नवेट थे, इनकी एक बुक थी प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। क्योंकि अभी हम जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो हम ये देखेंगे। जैसे जो ये प्रोफेसर थॉर्नवेट थे, इनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। इस बुक में उन्होंने जो भी भू आकृतिक संकल्पनाएं थी ना, वो दी थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, जो सबसे पहले है ना 500 ईसा पूर्व भू आकृतिक विज्ञान का, जियोमॉर्फोलॉजी का किसने अध्ययन किया था, ग्रीक, यूनानी और मिस्र के जो भी भूगोलवेत्ता या जो भी विद्वान थे ना, उन्होंने इसका अध्ययन किया था। अच्छा फ्रेंड्स, जो ये जेम्स हटन है ना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम है, ये आपको बार बार दिखेगा जियोमॉर्फोलॉजी में। ये एक स्कॉटिश भूगर्भ शास्त्री थे, यानी कि भूगर्भ शास्त्री मतलब जो पृथ्वी के अंदर की बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं ना, वो होते हैं, ये वो विद्वान होते हैं। अच्छा, एक चक्रीय पद्धति की संकल्पना दी थी इन्होंने। ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या कहा था, नए आदि का अंत है, नए अंत का भविष्य है और वर्तमान भूत की कुंजी है। जो ये जो एक टर्म है ना, ये वाली जो डेफिनेशन है ना, ये जेम्स हटन की कई बार रिपीट हो चुकी है एग्जाम में।
और फ्रेंड्स ये देखिए, एक रूपतावाद का सिद्धांत था वो जेम्स हटन ने ही दिया था। ये क्यों दिया था? ये आकस्मिकतावाद के सिद्धांत की आलोचना की थी और फिर उन्होंने ये एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया था। तो ये देखिए आप, ये क्या है एक रूपतावाद का सिद्धांत? पहले आप आकस्मिकतावाद का सिद्धांत देखिए। इसमें ये कहते हैं कि भाई जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं, जो भी स्थल रूप हैं, जैसे हमारे माउंटेन्स हैं, प्लेट्यू हैं, प्लेन्स हैं, वो सभी अचानक से ही बन गए। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई भी स्थल रूप है वो एकदम से तो नहीं बन जाएगा। अच्छा, इसको इसको मना कर, या किसने मना किया? मना करते हुए किसने बोला? जेम्स हटन ने। क्या बोला? इन्होंने दिया एक रूपतावाद का सिद्धांत। उसमें क्या था कि पृथ्वी पर जितने भी लैंड फॉर्म्स है ना, वो लंबे समय में, उन्होंने क्या कहा था, अचानक से ये क्या कर रहे हैं, लंबे समय में और धीरे धीरे बने हैं। उनके बनने की तीव्रता दर कभी भी समान नहीं रही। कभी तो वो एकदम से मतलब जल्दी जल्दी स्पीडली बनने लग गए, जैसे मान लो पवन आई एकदम से और जोर का झोंका था, उसके साथ साथ बहुत सारा वो मटेरियल उड़ा के लाई, जैसे रेत कंकड़ पत्थर इस तरह से, और एकदम से डाल दिया। फिर कई महीनों तक जैसे हवाएं नहीं चली, मान लो ऐसे ही नदियों का है। फिर मान लो काफ़ी टाइम लग गया, फिर से आई, फिर से ये परिक्रम हुए और फिर से हो गया, इस टाइप से हुआ है। ठीक है। और फ्रेंड्स, ये जो हिमालय पर्वत है ना, इसका एग्जाम्पल इसके लिए बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ये पर्वत है ना अब भी बढ़ रहा है। ठीक है। अच्छा, आगे ये देखिए, भू आकृतिक विज्ञान का आधारभूत सिद्धांत। ये क्वेश्चन है एक नंबर का क्वेश्चन है ये। भू आकृतिक विज्ञान का जो आधारभूत सिद्धांत है वो कौन सा है? एक रूपतावाद का सिद्धांत। ठीक है। अच्छा, जो एक रूपतावाद का सिद्धांत है उसको आगे किसने बढ़ाया? जैसे हम ये तो याद कर लेते हैं कि भाई ये सिद्धांत किसने दिया, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन है ना, ये हम नहीं याद करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एक रूपतावाद का सिद्धांत था, ये दिया तो जेम्स हटन ने और इसको आगे बढ़ाया प्लेफेयर और चार्ल्स लोवेल ने। ठीक है। अच्छा, ये भूवैज्ञानिक संरचना थी, इसमें क्या था? इसमें डेविस ने दिया था और इसमें त्रिकुट यानी कि संरचना, स्ट्रक्चर, प्रक्रम या प्रोसेस, अवस्था यानी कि स्टेजेस, इन तीनों को महत्वपूर्ण माना था। उन्होंने ये बोला था कि मान लो कोई भी आकृति, कोई भी शेप, कोई भी स्थल रूप बना है। ठीक है। मान लो पर्वत ही बना है। ठीक है। पर्वत बना है, मान लो ये होगी संरचना। वो किस प्रक्रम से बना है? मान लो वो हवा से बना है, या फिर वो वाटर से बना है, या फिर दोनों के निक्षेपों से बना है ये। और तीसरा, वो बन तो चुका, लेकिन अब वो अपनी कौन से स्टेज पे है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि युवावस्था में है, प्रौढ़ावस्था में है, या बीच वाली मध्य अवस्था में है। ठीक है। ये तो ये कोई भी स्थल रूप के लिए ये तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये किसने कहा? डेविस ने कहा। जैसे किसी स्थल रूप की संरचना कैसे हुई ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है। स्थल रूप की त्रिकूट नीति थी जो, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन्होंने, डेविस ने क्या मानना था? अवस्था को मानना था, यानी कि लास्ट वाले को। अच्छा, ये एक है ये मॉर्गन और पोलरिज ने जो ये डेफिनेशन दी है, ये भी पढ़ लेते हैं एक बार। चट्टानें चाहे आग्नेय हों या अवसादी, एक और तो वह पृथ्वी की इतिहास की हस्तलिपि तैयार करती है। क्या? पृथ्वी के इतिहास की हस्तलिपि। और दूसरी ओर समकालीन दृश्यावली के लिए आधार प्रस्तुत करती है। किसने कहा? पोलरिज और मॉर्गन ने। अच्छा, एक जैसे ये हम अलग अलग स्केल होते हैं भाई, कोई टेम्परेचर मापने का, कोई एयर प्रेशर मापने का है, कोई रेनफॉल मापने का है, तो उसी तरह ये एक चट्टानों की कठोरता को जांचने का एक स्केल है जिसको मोह स्केल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोह स्केल। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। नेक्स्ट है, हारबर्ग ने लैंडफॉर्म्स को 5 पार्ट्स में बांटा। कितने पार्ट्स में बांटा? 5 पार्ट्स में बांटा। जो भी हमारे स्थल रूप है ना, उनको 5 पार्ट्स में बांटा। फर्स्ट वन इज सरल स्थल रूप। अच्छा, ये जो सरल स्थल रूप है ना,
इसको देखिए आप, जो ये सरल स्थल रूप होता है, इसमें एक क्रिया द्वारा कोई भी स्थल रूप बनता है। एक क्रिया कैसे? या तो मान लो पर्वत बन रहा है, तो या तो मान लो उसको पवन ही बना रही है अपने निक्षेप इकट्ठे करके, या फिर उसको पानी ही बना रहा है, इस तरह से। जैसे देखो ये लिख भी रखा है मैंने, जैसे पवन ने बालू रेत इकट्ठा करके पर्वत बनाया, यानी कि इधर से हवा आई, यहाँ इकट्ठा करती रही, ठीक है, फिर आई, फिर इकट्ठा कर दिया, फिर आई, फिर इकट्ठा कर दिया, फिर आई, फिर इकट्ठा कर दिया, तो ये एक पर्वत की शेप ले ली इसने, यानी कि ऊंचा सा बालू का टीला सा बना दिया। तो ये किसने बनाया? एक क्रिया द्वारा बना है, सिर्फ एक ही क्रिया हुई है। किसकी हुई है? वो विंड की हुई है, ठीक है, विंड से बना है ये। तो ये कैसा हुआ? सरल स्थल रूप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा मिश्रित स्थल रूप। मिश्रित स्थल रूप में क्या होता है? इसमें दो क्रियाएं होती हैं, यानी कि जैसे इधर से पवन आई, इधर से जल आया, और इन्होंने अपना निक्षेप इकट्ठा किया, और ये करते रहे और यहाँ पे एक ऊंचा सा पर्वत बन गया टाइम के साथ साथ। तो इसको हम क्या कहेंगे? इस पर्वत को क्या कहेंगे? मिश्रित स्थल रूप, यानी कि दो मिश्रित परिक्रमों द्वारा बना है, ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एक चक्रीय स्थल रूप। एक चक्रीय स्थल रूप का क्या मतलब है? मान लो जैसे कोई नदी है और वो बहती बहती अपनी उसने युवावस्था से स्टार्टिंग की और वो बहती बहती प्रौढ़ावस्था तक पहुंच गई। तो युवावस्था से लेके और प्रौढ़ावस्था के बीच में उसने जितने भी यहाँ पे जो भी स्थल रूप बनाए हैं, जो भी स्थलाकृतियाँ बनाई हैं, मान लो उसने वी शेप वैली बनाई है, यू शेप वैली बनाई है, गोर्ज बनाया है, जलगर्तिका बनाई है, या उसने विसर्प बनाया है, जलोढ़ पंख बनाए हैं, जलोढ़ शंकु बनाए हैं, जो भी बनाए हैं ना, वो सारी की सारी स्थलाकृतियाँ एक चक्रीय स्थलाकृतियाँ कहलाएंगी, क्योंकि वो सिर्फ इस नदी ने अपनी शुरुआत से लेके और लास्ट तक जहाँ तक वो संप्राय मैदानों में वहाँ तक बनाया ना, वो सारी जो स्थलाकृतियाँ हैं उसके द्वारा बनाई हुई, वो एक चक्रीय स्थल रूप कहलाएंगी। गॉट इट? आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बिल्कुल उसी टाइम पे ये आपको बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है बहुचक्रीय स्थल रूप। बहुचक्रीय स्थल रूप में क्या है? जैसे एक नदी बह रही है और बहती बहती और वो कुछ किलोमीटर दूर तक बही और वो बीच में सूख गई, मान लो, या तो सूख गई या फिर वो वहाँ पे विलुप्त हो गई, ठीक है, लेकिन उसमें आकर एक और नदी मिल गई, ठीक है। तो मान लो ये नदी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे ये ख़त्म होगी, लेकिन इधर से कोई एक नदी आई और यहाँ से आते आते ऐसे ऐसे होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप ये देखिए, यहाँ पे इस नदी ने भी तो अपने कुछ ना कुछ स्थलाकृतियाँ बनाई होंगी ना, और इसने आके यहाँ से आगे जाके भी यहाँ बनाई होंगी, ठीक है। तो ये सारे स्थल रूप और ये सारे स्थल रूप, ये सभी मिलकर क्या कहलाएंगे? बहुचक्रीय स्थल रूप, ठीक है। अच्छा, लास्ट है जी, ये है पुनर्जीवित स्थल रूप। पुनर्जीवित स्थल रूप क्या होंगे? जब नदी दोबारा यौन अवस्था में आ जाती है और स्थलाकृतियाँ बनाने लगती है तो पुनर्जीवित स्थल रूप कहलाते हैं। कैसे? ये देखिए आप, मान लो ये नदी है, यहाँ से चली, ये इसका उद्गम स्थल है, यहाँ से चली, यहाँ पे एकदम से ये अंडरग्राउंड होगी, लेकिन ये फिर से यहाँ से और एकदम स्पीड में बही, ठीक है, स्पीड में बही, तो उसने कुछ ना कुछ स्थल रूप बनाए होंगे। तो ये जो सारे हैं ना, ये वाले स्थल रूप कहलाएंगे पुनर्जीवित स्थल रूप। अच्छा, आगे है स्थल रूपों का आनुवांशिक वर्गीकरण किसने दिया? ये दिया डेविस महोदय ने। किसने दिया? डेविस महोदय ने, इन्होंने। और इसके साथ साथ इन्होंने भू आकृतिक चक्र भी दिया था। क्या दिया था? भू आकृतिक चक्र। नेक्स्ट है चट्टानें भूगर्भिक इतिहास की पुस्तक हैं और जीवांशम पृष्ठ हैं। ये भी कहा, किसने कहा? डेविस महोदय ने। क्या कहा कि जो भी ये चट्टानें हैं ना, ये क्या है? भूगर्भिक इतिहास की बुक हैं ये, ठीक है, क्या है? बुक हैं। अच्छा, और जो भी जीवांशम है ना इन चट्टानों के अंदर, वो सारे के सारे क्या हैं? इनके बुक्स के पेजेस हैं। क्या कहा?
कि जो भी चट्टानें हैं वो भूगर्भिक इतिहास की पुस्तक है और जो भी जीवाश्म है ना इनके वो पृष्ठ हैं। ठीक है। अच्छा, डेविस ने लैंडफॉर्म्स के विकास की 3 स्टेजेस बताई थी। फर्स्ट बताई युवावस्था, सेकंड बताई प्रौढ़ावस्था और तीसरी बताई वृद्धावस्था। ठीक है। युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ठीक है ना। युवावस्था में क्या है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जो युवावस्था है ना, युवावस्था में जैसे नदी है वो अपने मान लो तीव्रता की गति पे होती है, सबसे स्पीड से बहती है। ठीक है। प्रौढ़ अवस्था आती है तब तक वो अपने साथ जो तलछट वगैरह होते हैं वो लेके चलती है और उसकी गति थोड़ी मंद हो जाती है। और जो वृद्ध अवस्था होती है ना उस तक जाते जाते उसमें जो भारी जो पत्थर होते हैं और जो गाद ज़्यादा होती है ना वो इकट्ठी होती 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 उसकी धीमी गति हो जाती है और वो एक टाइम पे जाके बिल्कुल मंदी होके वहाँ पे रुक सी जाती है, तो उसको कहते हैं वृद्धावस्था। ठीक है। जब ये वृद्धावस्था तीनों स्टेज से गुजर जाते हैं तो उच्च अवस्था अपने आधार तल को प्राप्त कर लेते हैं। हाँ वही है, जैसे लास्ट में वृद्धावस्था में जाके वो बिल्कुल ऐसे नदी तो ऐसे 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 चलती है ना, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे समप्राय मैदान की तरह हो जाती है। अच्छा, डेविस महोदय ने और क्या कहा कि कोई भी स्थल रूप अपने विकास की दृष्टि से 3 चीज़ों पर निर्भर होता है। क्या होता है? प्रतिफल होता है उनका। क्या होता है? फर्स्ट है प्रोसेस, यानी कि फर्स्ट है स्ट्रक्चर, यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो। सेकंड है परक्रम, वो किस प्रक्रम से, विंड से या फिर ग्राउंड वाटर से या फिर नदियों से, किससे बना है वो, और समय उसको बनने में कितना टाइम लगा है। ठीक है। नेक्स्ट है लैंडफॉर्म्स को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन से कारक हैं जो हमारी लैंडफॉर्म को इफेक्टेड करते हैं? फर्स्ट है संरचना। संरचना में क्या होता है कि वलन, भ्रंश, शैलों की प्रकृति विशेषता, रासायनिक और भौतिक गुण, शैलों की व्यवस्था और संधि। ठीक है, कि उनकी संरचना कैसी हुई है। ठीक है। परक्रम यानी कि 2 तरह के प्रक्रम है, जैसे अंतर्जात और बहिर्जात। अंतर्जात में क्या है, जो हमारी भूमि के ऊपर है, जैसे जो हिम नदी हैं, अच्छा नदी हैं जो हमारे भाई, इसके अलावा और कौन से रह गए हमारे, नदी होगी, हाँ पवन होगी, इस तरह। अच्छा, जो ये थे हमारे बहिर्जात। और अंतर्जात हैं जो वो कौन से हैं, जैसे भूकंप हो गया और ज्वालामुखी हो गया, ये हो गए अंतर्जात। यानी कि जो कोई भी वो लैंडफॉर्म बना है ना वो किस प्रक्रम से बना है, अंतर्जात से या बहिर्जात से। यानी कि अंतर्जात यानी कि भूकंप या ज्वालामुखी से, और बहिर्जात यानी कि नदी, हिमनदी या पवन के, इन सब के द्वारा। ठीक है। और अगला है अवस्था। अवस्था में भी 3 स्टेजेस होती हैं, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। और उसको भी आगे 3 भागों में बांटा है कि जैसे प्रारंभिक युवावस्था, मध्य युवावस्था, अंतिम युवावस्था। इसी तरह प्रौढ़ावस्था का और इसी तरह से वृद्धावस्था का है। ठीक है। जैसे ये देखिए युवावस्था है, जैसे अकॉर्डिंग टू डेविस, नदी के द्वारा निम्न कटाव द्वारा गहरी घाटियों का निर्माण किया जाता। जो जब नदी है ना अपनी युवावस्था में होती है ना तो वो तेज़ स्पीडली बहती है, स्पीड से बहेगी और घर्षण ज़्यादा होगा, मान लो तो घर्षण ज़्यादा होगा तो घाटियाँ भी गहरी होंगी, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, वी आकार की घाटी। अच्छा, नदियों के बीच जो 2 आब होते हैं वो या तो जल विभाजक का काम करते हैं, वे या चौड़े और विस्तृत हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नदी वाटरफॉल, शिप्रिकाएँ, जलज गर्तिका बनाती हैं। हाँ भाई, ये भी नदी की हैं, ये भी लैंडफॉर्म्स उसी के। अच्छा, स्थलाकर जो सरिता अपहरण की जो घटना होती है वो युवावस्था में होती है। ये होता है ना, सरिता अपहरण क्या होती है, जैसे नदी बह रही है एकदम से वो ऐसा लगा कि भाई अंडरग्राउंड होगी और फिर थोड़ा आगे जाके फिर से दिख गई हमें, वो होता है नदी का अपहरण। ठीक है। आगे है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, युवावस्था के बाद नदी इस अवस्था में पहुंचती है। इस अवस्था में नदी युवावस्था में बनाई उस स्थलाकृतियों को गहरा कर देती है। क्या कर देती है,
गहरा कर देती है। मतलब जो भी युवावस्था में नदी ने जो भी घाटियाँ बनाई थी ना, उनको गहरा कर देगी। ठीक है। जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु प्रौढ़ावस्था में ही बनाती है। अच्छा, जो इनके पार्श्ववर्ती जो अपर्दन होता है, यानी कि किनारों के ऊपर से, किनारों के साथ साथ जो वो होता है ना, अपर्दन करती है, वो प्रौढ़ावस्था में करती हैं। और जैसे देखो, वी आकार की घाटी बनाई थी उन्होंने अपनी यूथ स्टेज पे, तो जो ये प्रौढ़ावस्था आएगी ना, इसमें उन्हीं घाटियों को चौड़ा करती हुई चलेंगी। ठीक है। आगे है, नदी की अनुदैर्घ्य प्रच्छेदिका सीक्वेंस में होती हैं, यानी कि ये अनुदैर्घ्य प्रच्छेदिका सीक्वेंस में होती हैं। बाढ़ का मैदान बनाती हैं। हाँ, बाढ़ का मैदान बनाएंगी। जैसे मान लो बहुत ज़्यादा पानी है और एकदम से यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया। ठीक है। फिर धीरे धीरे वो पानी कम हुआ तो वो नदी पीछे हटने लगी। ठीक है, पीछे हटी तो यहाँ पे जो भी था ना, वो जलोढ़, जो भी मिट्टी विट्टी थी, वो यहाँ जमती हुई चली जाएगी। और ये जो मैदान होता है ना, ये बाढ़ का मैदान, ये बहुत ही उपजाऊ मैदान होता है। और ये इसमें, इस अवस्था में, जो प्रौढ़ अवस्था में ना, इस नदी में क्या होता है, बहुत सारे कंकड़ पत्थर, वेट ज़्यादा हो जाता है पानी के साथ साथ, तो ये ऐसे 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 करती हुई चलती है। मान लो यहाँ पे ये बड़े बड़े पत्थर छोड़ती हुई चली गई, फिर ये बहता हुआ पानी आएगा तो ये साइड से बहेगा ना, तो इसको विसर्प मार्ग बोलते हैं। अगला है वृद्धावस्था। इस वृद्धावस्था में नदी बेस लेवल प्राप्त कर लेती है। क्या कर लेती है? बेस लेवल प्राप्त कर लेती है, यानी कि बिल्कुल ये संप्राय मैदान की तरह दिखती है। ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, घाटियाँ प्रौढ़ावस्था में ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। हाँ, जो वो घाटी बनाई थी ना, पहले वी शेप बनाई। ठीक है, पहले वी शेप बनाई, पहनी थी यहाँ से, फिर वो थोड़ा सा और चौड़ी और ऐसे करती हुई चली गई। ठीक है, फिर वो और ऐसे धीरे 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 ऐसे और चौड़ी हो जाएंगी। ठीक है। आगे क्या है, चट्टानों का कुछ पार्ट टीलों के रूप में होता है जो मोनोडॉक कहलाता है। कैसे है ये मैं आपको समझा देती हूँ। पर मान लो ये नदी है, ये बिल्कुल पहले ये धीरे धीरे समतल आ गई, और जो कुछ भी थोड़ा बचा कुचा हुआ जलोढ़ था ना, वो ऐसे ऐसे कहीं 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 ऐसे ऐसे जमने लग जाएगा। और यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये पानी ऐसे धीरे धीरे और धीरे हो गया, तो ये टीले से दिख गए ना थोड़े थोड़े, ये ऐसे, तो इन्हीं कोई मोनोडॉक कहा जाता है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हमने आज अपना ये टॉपिक कवर कर लिया है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाली सभी की सभी वीडियोस अपने चैनल पे मिलते रहें। और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। और फ्रेंड्स, मैं डेली की डेली वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप जाके सारी वीडियोस को देख लेना। और टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूँगी, उस लिंक पे जाके आप अपनी PDF देख लेना। और आप देख लेना कि भाई आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे या फिर वहीं से पढ़ेंगे। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।